फ्रेंड्स, मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टैक्स सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट का सीरीज हमारी चल रही थी सेक्शन 17 की, जो हमें अपॉर्चमेंट एंड ब्लॉक क्रेडिट के बारे में बताता है। अर्लियर वीडियो में हमने अपॉर्चमेंट देखा किस तरीके से होगा और हमने विद रूल्स इसको कवर किया था। रूल 42 और 43 हमने डिटेल में उस वीडियो में समझे थे। अगर आप अपॉर्चमेंट को देखना चाहते हैं तो आप हमारी अर्लियर वीडियो को रेफर कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 को, जो कि हमारे ब्लॉक क्रेडिट के बारे में बात करता है। ब्लॉक क्रेडिट किन किन सिचुएशंस में होगा वो हम आज इस सेशन में देखेंगे। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो है हमारा, इसकी स्टार्टिंग होती है notwithstanding anything contained in subsection 1 of section 16 and subsection 1 of section 18, input tax credit shall not be allowed in respect of the following, namely इन सिचुएशन में हम लोग आईटीसी हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब होता है कि हम उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, भाड़ में जाए जो भी सेक्शन 16(1) में लिखा है और जो सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 में लिखा है हम उसको ओवर रूल करते हैं। इन सिचुएशन में जो है आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आपका आईटीसी ब्लॉक होगा। कौन सी सिचुएशंस हैं? अगर आप कोई मोटर व्हीकल परचेज करते हैं, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन having approved sitting capacity is not more than 13 person except where they are used in for making the following taxable supply। अगर आप कोई मोटर व्हीकल परचेज करते हैं जिसकी कैपेसिटी नॉट मोर देन 13 सीट है इंक्लूडिंग ड्राइवर को, तो आपको उस केसेस में आईटीसी नहीं मिलेगा। कौन सी केसेस ऐसे हैं जब में आपको आईटीसी मिलेगा? फिट क्या हो? फिट मीन्स क्या है फ्रेंड्स? फिट क्या होगा आपका? फिट स्टैंड फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल्स। आई स्टैंड फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल्स। टी स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बिजनेस। अगर आपने कोई मोटर व्हीकल परचेज किया है और आप फिट की कैटेगरी में फॉल करते हैं, दैट मीन्स आपने जो मोटर व्हीकल परचेज किया आप फर्दर सप्लाई कर रहे हैं उस मोटर व्हीकल का, तब आपको आईटीसी मिलेगा। या आप उस मोटर व्हीकल से क्या यूज कर रहे हैं? इंपार्टिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं ड्राइविंग के लिए, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। या आप कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहे हैं, तभी आपको जो है इन मोटर व्हीकल्स का आईटीसी मिलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक बिजनेस एंटिटी है, उन्होंने एक कार परचेज करी है। कार किस लिए परचेज करी है? उन्होंने अपने जो भी डायरेक्टर्स हैं या एमडीज हैं उनको लाने ले जाने के लिए। तो इस तरह का अगर उन्होंने कुछ कार परचेज करे तो उनको आईटीसी का बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। एक बैंक है, बैंक ने जो कार परचेज करी है, जो भी उनके एम्प्लॉयज आते जाते हैं उनको लाने ले जाने के लिए, तो उस तरह के केसेस में उनको सिचुएशन में आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लीजिए वो एक वैन परचेज करते हैं और उस वैन में क्या कर रहे हैं? आगे फर्दर जो है कैश का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। आपको पता है बैंक जो होते हैं वो एटीएम से हुए जो उनको कैश के लिए ट्रांजेक्शन के लिए कार का यूज होता है, और इस तरह का पर्पज से अगर वो कार वैन लेते हैं तो इस केस में जो है उनको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। थर्ड एग्जांपल समझते हैं। अगर मान लीजिए कार डीलर है, कार डीलर ने आगे जो है फर्दर सप्लाई कर दी कार करी, तो उनको जो है वो फिट की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, यानी फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल कर रहे हैं, तो उनको आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। मान लीजिए एक डिस्प्यूटेड मैटर है इसमें। मान लीजिए कार डीलर है, कार डीलर ने कार खरीदी अपनी डेमो पर्पसेस के लिए, डेमो पर्पसेस के लिए कार खरीदी है, तो इस केस में जो है उन्होंने आईटीसी का बेनिफिट तो ले लिया, लेकिन को जीएसटी ऑफिसर ने उनके ऊपर एक नोटिस इशू कर दिया कि आप इस कार को जो आपने डेमो पर्पसेस के लिए यूज करी है उसका आप आईटीसी नहीं ले सकते, क्योंकि वो आपकी फिट की कैटेगरी में फॉल नहीं कर रही है, आप उसका फर्दर सप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो उनको एक नोटिस इशू कर दिया जाता है कि आपको इसका आईटीसी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। बहुत सारी लिटिगेशन से हुई,
फिर उसने क्या कहा, कार डीलर ने कहा कि मैं इसको जो क्या करता हूँ, जो मैंने कार अपनी डेमो पर्पसेस के लिए दी हुई है, डेमो के लिए दिखाता हूँ, फिर फर्दर उसको 1 ईयर या 2 ईयर बाद सेकंड हैंड मशीन एज अ सेकंड हैंड कार उसको सेल आउट कर देता हूँ। तो मेरी क्या है, फर्दर तो मैं इसको सेल कर ही रहा हूँ। तो फिर एक हमारे पास एडवांस रूलिंग आई, और एडवांस रूलिंग जो है एसएससी के फेवर में आई कि हाँ जी वो कार डेमो के लिए उन्होंने कार को यूज किया, और उसको उन्होंने फिर बाद में सेकंड हैंड कार के परचेज सेकंड हैंड के रूप में उसको उन्होंने कार को सेल आउट कर दिया। इस तरीके से जो है उनको उन्होंने फर्दर आगे सप्लाई ही करी है। ये जो एडवांस रूलिंग आई थी ये एएम मोटर के केसेस में आई थी, और ये एसएससी के फेवर में आई कि इस तरह के अगर वो डेमो पर्पसेस के लिए कार यूज करते हैं और उसको आईटीसी का बेनिफिट ले लेते हैं तो वो उन्होंने सही किया, वो आईटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने उस डेमो कार को बाद में सप्लाई कर दिया। अच्छा जी, आई होप आपको कार के केस में समझ में आया होगा। मोटर व्हीकल के केस में किस केसेस में आपके आईटीसी ब्लॉक होंगे और किस केस में आपको जो है आईटीसी मिलेंगे। अगर आप एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, हमने क्या देखा, अगर आपने कोई मोटर व्हीकल परचेज किया है नॉट मोर देन 13% कैपेसिटी का, तो आपको आईटीसी का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप फिट की कैटेगरी में फॉल करेंगे। दैट मीन्स अगर आप उसका फर्दर सप्लाई कर रहे हैं सच मोटर व्हीकल्स का, अगर आप कोई ट्रेनिंग के पर्पज से यूज कर रहे हैं या आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहे हैं, तभी वो आपको उसका आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। सेकंड इसमें क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए इसी तरीके से कोई वेसल है या एयरक्राफ्ट है, अगर आप सेम सिचुएशन में फिट की कैटेगरी में फॉल करेगा तभी आपको वेसल और एयरक्राफ्ट का भी आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एंट्री ए हमें क्या कहती है, वेसल एंड एयरक्राफ्ट एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई, नेमली अगर उन्होंने फर्दर सप्लाई करी है, किसमें करी है, फर्दर सप्लाई ऑफ सच वेसल ऑन एयरक्राफ्ट, फर्दर सप्लाई कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहे हैं, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहे हैं, या इम्पार्टिंग ट्रेनिंग फॉर फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट के लिए कर रहे हैं, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए कर रहे हैं, तभी आपको जो है आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा वेसल और एयरक्राफ्ट के उसमें। एंट्री ए बी क्या कहती है फ्रेंड्स, एंट्री ए बी कहती है सर्विस ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस in so far as they related to motor vehicle, vessel, aircraft A and AA। जो हमने अगर कोई भी मोटर व्हीकल जो हमने देखा और एयरक्राफ्ट वेसल जो है अगर वो फिट की कैटेगरी में फॉल करते हैं, दैट मीन्स ए एंट्री जो हमने पढ़ी फिट कैटेगरी वाली और ए जो हमने एयरक्राफ्ट की सिचुएशन में पढ़ी, तभी आपको जो है आईटीसी ये इंश्योरेंस मिलेगा। अगर आपका मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस ब्लॉक है तो आपको उसके रिगार्डिंग जो आपने इंश्योरेंस किया है, सर्विसिंग किया है, रिपेयर मेंटेनेंस किया, तो आपके लिए उसके आईटीसी ब्लॉक होंगे। अगर आपका मोटर व्हीकल का आईटीसी अलाउ है तो आपको इन सब चीज़ों के जो भी हमने इंश्योरेंस लिया, सर्विसेज की या रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे खर्चे किए कोई मोटर व्हीकल्स पे, तो आपको उसके आईटीसी के बेनिफिट मिल जाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको एंट्री नंबर ए समझ में आई होगी। प्रोवाइडेड दैट कुछ के सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कौन कौन सी हैं इसमें, इसमें क्या कह रहा है, वेयर द मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट इन क्लोज ए और ए, हमने आपको ए क्लोज और ए क्लोज दोनों समझाए, फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइड देयर, अगर वो किस में इंगेज है, अगर वो मोटर व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग में भी है इंगेज है या फिर वेसल और एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, तो उनको जो है आईटीसी के बेनिफिट मिलेंगे। और अगर इनको जो भी ये मोटर व्हीकल्स बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर हैं और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर हैं, इनको जो फिर फर्दर वो जो आगे एक्सपेंस करते हैं, तो उन्होंने जनरल इंश्योरेंस लिया है या फिर मोटर व्हीकल इस तरह की जनरल इंश्योरेंस करवाया है, तो उसके भी आईटीसी उनको मिल जाएंगे। द एंट्री बी क्या कहती है, द फॉलोइंग सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मान लीजिए आपको एक सर्विसेज ले रहे हैं, गुड्स एंड बेवरेज की आपने सर्विसेज ली है, आउटडोर कैटरिंग है, ब्यूटी ट्रीटमेंट है, हेल्थ सर्विसेज ली है, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी आपने करवाई है, और कोई लीजिंग है, रेंटिंग है, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स है, वेसल्स है, एयरक्राफ्ट है, तो आपको जो है इनके इंश्योरेंस इनके जो है आईटीसी नहीं मिलेंगे अगर आप सेम कैटेगरी की सप्लाई नहीं करते हैं। मतलब आपने कोई
इनवर्ड और आपकी आउटवर्ड अगर सेम कैटेगरी की हैं तभी आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए आपने परचेज कर, आप एक एंटिटी हैं, आप फूड एंड बेवरेज को खरीदते हैं और फूड एंड बेवरेज को आगे सेल आउट कर देते हैं। अगर आपकी सेम बिजनेस है तो आपको आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज इनके आईटीसी आपको ब्लॉक होंगे। कैसे ब्लॉक होंगे? मान लीजिए आप एक बिजनेस एंटिटी है, आपने एम्प्लॉयर को कोई सर्विसेज दे रहे हैं, कोई फूड एंड बेवरेज दे रहे हैं, आउटर कैटरिंग दे रहे हैं, कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट आपने करवाया, तो इस तरह के जो होंगे वो आपके इन जनरल ब्लॉक होंगे। अगर आप सेम कैटेगरी, इनवर्ड भी सेम है और आपकी आउटवर्ड भी सेम है, दैट मीन्स अगर आप आउटडोर कैटरिंग की सर्विसेज में हैं और फर्दर आप आउटडोर की ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको जो है आईटीसी के बेनिफिट मिल जाएंगे सेम उसमें। इसमें देखो प्रोविजो में ऐड भी किया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द इनपुट एज स्टडीड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी अवेलेबल where an inward supply of such goods and services both is used by a registered person by making outward taxable supply of the same category of goods or services or both an element of goods in composite and mixed supply। composite and mixed supply इसमें किसमें यूज की है? मान लीजिए एक आउटडोर कैटरिंग है, वो अपनी आउटडोर कैटरिंग की सर्विसेज किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि खाना वाना बनाने की वो कुछ कह रहे हैं, साथ में उसमें कहता है कि आप जी हमें ना पेप्सी भी प्रोवाइड कराइए, पेप्सी भी हमारी पार्टी है उसमें आप पेप्सी भी दे दीजिएगा। जबकि आउटडोर कैटरिंग में पेप्सी जो है उनका मेन वो मिक्स सप्लाई हो गया उनका, तो इस तरह की जो सप्लाई होगी वो मिक्स सप्लाई कहलाती है हमारी। वो साथ में नहीं होती है, नेचुरली बंडल नहीं है, लेकिन हम उनको सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो भी हमारी जो होंगी आगे इनका भी हमें जो है आईटीसी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें जो है ये मेंबरशिप ऑफ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस, membership of club health and fitness center and provided input tax credit in respect of goods or services or both shall be available when it is obligatory for an employer to provide to its employees under the any law for the time being in force। कई एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं जो अपनी एम्प्लॉयज को सर्विसेज दे रहे हैं, कुछ मेंबरशिप फिटनेस की यानी जिम विम की सुविधाएं दे रहे हैं, तो इसलिए हमारे आईटीसी तभी मिलेंगे जब एम्प्लॉयर कोई बाउंडेड है किसी स्टेट्यूटरी के अंदर कि आपको ये जो है सर्विसेज एम्प्लॉयज को देनी ही देनी है। जैसे हमारा फैक्ट्री एक्ट 1984 है, उसके अकॉर्डिंग आपका कुछ ऐसा बिजनेस है जो हार्मफुल है आपके एम्प्लॉयज के लिए, मान लीजिए उनको कुछ हानि हो सकती है तो उसका कोई इंश्योरेंस कराता है, या फिर उनको इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, कोई जिम विम की सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनको जो है हमारे आईटीसी मिल जाएंगे इस तरह की, अगर वो किसी स्टेट्यूटरी के अंदर उनको कोई ये सर्विसेज देते हैं तो। अब बात करते हैं एंट्री सी हमें क्या कहती है फ्रेंड्स, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज के बारे में बात करती है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट वेयर इट इज एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। एंट्री सी और डी को हम साथ में ही समझते हैं। एंट्री डी हमें क्या कहती है, गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ received by a taxable person for construction of an immovable property other than plant and machinery on his account, including when such goods or services or both are used in furtherance of business। अब इसमें इन्होंने एक्सप्लेनेशन ऐड किया हुआ, एक्सप्लेनेशन किसका ऐड किया हुआ इन्होंने, कंस्ट्रक्शन का ही। कंस्ट्रक्शन में हम क्या क्या ऐड करेंगे, कोई रिकंस्ट्रक्शन है, रेनोवेशन है, एडिशन है, अल्ट्रेशन है या फिर रिपेयर है, ये हमारे जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आते हैं, कंस्ट्रक्शन के डेफिनेशन में सॉरी आते हैं। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का हम कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो हमारा उसमें रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, अल्ट्रेशन, कोई एडिशन हो रहा है तो वो हमारी कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन में आएंगे। कंस्ट्रक्शन को इन्होंने काफी वाइडर कर दिया। अब फ्रेंड्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज क्या होता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा सेक्शन 2119 में डिफाइन किया गया है वर्क कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2119 एक बार हम देख लेते हैं, सेक्शन 2119 हमें क्या कहता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स मींस अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इम्प्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन,
कोई रिपेयर हो रही है, कोई मेंटेनेंस है, कोई रेनोवेशन है, अल्ट्रेशन है, और कमीशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टीज wherein transfer of property in goods, whether such as goods or any other form involved for the explanation of such contract। तो ये हमारी जो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में ये आता है। अब इसमें जो हमारा एंट्री सी क्या कहती है, हमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज जो है कोई हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ली है अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी को इंक्लूड नहीं किया गया है इसमें। अगर हमने कोई कंस्ट्रक्शन करा है जिसमें हमने कोई एडिशन किया है, अल्ट्रेशन किया है, रेनोवेशन किया है, रिपेयर किया, अगर हमने अपनी बुक्स में उसको कैपिटलाइज किया है, अगर हमने अपनी बुक्स को उसमें कैपिटलाइज किया है तो हमें आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर हमने उसको नॉन अपने एक्सपेंसेस में दिखा के उसको छोटे छोटे एक्सपेंसेस करे हैं तो हमें उसका जो है आईटीसी मिल जाएगा। आईटीसी उस केस में हमें अलाउ होगा। इसमें हमें प्लांट एंड मशीनरी को अदर देन प्लांट एंड मशीनरी अगर हम कोई कराते हैं तो उसका हमें आईटीसी मिल जाता है। प्लांट एंड मशीनरी से यहाँ पे क्या मतलब है, प्लांट एंड मशीनरी को इन्होंने हमें एक्सप्लेन भी किया है कि व्हाट इज प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी को कहा है जो भी प्लांट एंड मशीनरी ऐसी है जो कि अटैच टू द अर्थ है। अगर अटैच टू अर्थ है तो भी हमें जो हमने प्लांट एंड मशीनरी वहाँ इंस्टॉल करी है तभी हमें उसको जो है आईटीसी के बेनिफिट मिलेंगे। ये हमें एक्सप्लेनेशन कहती है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में जो आएंगे हमारे लैंड एंड बिल्डिंग को अलग किया गया है और प्लांट एंड मशीनरी को हमारा इसलिए अलग किया गया है क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी के जो है हमें आईटीसी अलाउड है और वर्क कॉन्ट्रैक्ट के आईटीसी हमें अलाउड नहीं है जो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड है। लैंड एंड बिल्डिंग में अगर फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर हमने कुछ ऐसे खर्चे किए हैं जो हमने ज़्यादा किए हैं, मतलब उस पर अमाउंट ज़्यादा है हमारा और हमने अपनी बुक्स में उसको कैपिटलाइज किया है तो हमें वो आईटीसी किया है, आईटीसी डिसअलाउ हो जाएंगे। और जो हमने आईटीसी ऐसे हैं जो हमने कुछ रिपेयर किए छोटी मोटी तो उसके जो है हमें आईटीसी अलाउ कर दिए जाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। और कुछ केसेस हमने इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं वो भी हमारे जो है आईटीसी ब्लॉक हैं। कुछ गुड्स और सर्विसेज और बोथ which tax has been paid under section 10। अंडर सेक्शन 10 हमारा कंपोजिशन टैक्स पेयर का डीलर का होता है जिसमें एक उनको नॉमिनल सा टैक्स पे करना होता है। ऑल्दो कंपोजिशन टैक्स उस पे करके आया है नॉमिनल सा टैक्स और हमें वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है तो हमारे को उसके भी आईटीसी जो है ब्लॉक होंगे। गुड्स और सर्विसेज और बोथ received by non-resident taxable person except on the imported by him। तो वो भी हमारे जो है कुछ हमने एनआरटीपी से लिए हैं कुछ गुड्स एंड सर्विसेज तो भी हमारे वो हैं ब्लॉक होंगे। अगर कुछ गुड्स और सर्विसेज हमने पर्सनल कंजप्शन के लिए यूज कर ली है ये तो भी हमारे आईटीसी जो है उसमें ब्लॉक होंगे। कुछ गुड्स अगर हमारे लॉस्ट हो गए, स्टोलन हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए या हमने बुक्स में उसको राइट ऑफ कर दिया गया है या एज अ वे ऑफ हमने गिफ्ट और फ्री सैंपल दिया है तो भी हमारे आईटीसी ब्लॉक होंगे। मान लीजिए आप पे फैक्ट्री है, आपको उसमें आग लग गई या कुछ गुड्स उसमें डिस्ट्रॉय हो गए, स्टोलन हो गए, ऑल्दो जो हमारा टैक्स पेयर है उसका तो लॉस हो रहा है लेकिन उसको जो है आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहाँ पे उसको लॉस होगा। अगर मान लीजिए कोई आप कुछ आपने गुड्स हैं जो फैशन वाइज, मान लीजिए गारमेंट का एग्जांपल लेते हैं, कुछ हमारे ऐसे हैं जो हमने राइट ऑफ कर दिया, आउट ऑफ फैशन हो गए हैं तो हमने उसको क्या है राइट ऑफ करके अपनी बुक्स में खत्म कर दिया है तो इस तरह के जो आईटीसी होंगे वो भी हमारे ब्लॉक होंगे। या फिर हमने कोई हम फार्मेसी का एग्जांपल लेते हैं या फिर हम कोई, हाँ जी, फार्मेसी का एग्जांपल लेते हैं जो मेडिसिन से हैं आप कुछ डॉक्टर्स को फ्री एज अ फ्री देते हैं या सैंपल देते हैं तो मेडिसिन तो वो भी जो उस तरह के अगर ट्रांजेक्शन होती है तो भी हमारे आईटीसी जो है ब्लॉक होंगे। एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44, 129 और 130। अगर मान लीजिए आपने इन सेक्शंस के दायरे में कोई टैक्स पे किए हैं तो भी आपके ब्लॉक होंगे, आप उसका आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले सकते। सेक्शन 74 हमें क्या कहता है कि आपने आईटीसी का बेनिफिट लिया है बोनाफाइड आपने कोई आईटीसी का बेनिफिट लिया है, मान लीजिए आपने
आईटीसी का बेनिफिट जो लिया है वो आपने फ्रॉड करने के इंटेंशन से लिया है, और आपने डिपार्टमेंट आपको एनालाइज करता है कि आपने जो है टैक्स कम लगाया है, आपने टैक्स इरेजन का केस है, तो आपको जो टैक्स पे करना होगा, पे किया, उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप एक ने कुछ गुड्स सप्लाई करी हैं 5% पे, और डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं, आपने इस पे जो है कम टैक्स पे किया है, 12% आपको पे करना होगा। तो इस केस में अगर आपको कोई टैक्स पे करते हैं, टैक्स पे किया है, तो आप उसका जो है आईटीसी नहीं ले सकते हैं। एज पर सेक्शन 74 वो ब्लॉक है। सेक्शन 129 हमें क्या कहता है? सेक्शन 129 हमारा है, मान लीजिए सेक्शन 129 में आपके कुछ गुड्स को डिटेन या सीज कर लिया गया है एट अ टाइम ऑफ ट्रांजिट। रूल जो है हमारा 138 ई वे बिल के बारे में बात करता है। अगर आपकी जो है इनवॉइस वैल्यू 50,000 रुपीज से इंक्रीज कर दी जाती है, तो आपको ई वे बिल जनरेट करना होता है। आपने विदाउट ई वे बिल जनरेट किए हुए कुछ गुड्स को डिस्पैच कर दिया है, वो गुड्स को ट्रांजिट में डिटेन किया जाता है, और उसको करने के लिए आपको गुड्स को छुड़वाने के लिए कुछ गवर्नमेंट कहती है कि आपको इतना टैक्स पे करना है। अगर वो इस केस में आपने टैक्स पे किया है, तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, वो आईटीसी आपका ब्लॉक है एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। और सेक्शन 130 भी इसी के बारे में बात करता है। अगर आपको जो है कॉन्फ़िगरेशन की गई है किसी गुड्स की, तो भी आपको जो है आईटीसी नहीं मिलेगा, उस केस में भी आपका जो है आईटीसी ब्लॉक है। आई होप फ्रेंड्स आपको सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 आपको समझ में आया होगा किस किस केसेस में हमारा जो है आईटीसी ब्लॉक रखा जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।